अपने लेक्चर के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जितने थियोरेटिकल पार्ट हैं इस चैप्टर के, ठीक है। जिसमें हमारा पहला थियोरेटिकल पार्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। क्या है ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी? ठीक है, ये डाल्टन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में अपने कुछ थियरी दी थी। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, ये जो थियरी होती है, ओके, ये जितनी भी थियरीज होती हैं, इन थियरीज का कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, ये थियरीज हाइपोथेसिस होती हैं जो कोई भी साइंटिस्ट स्टडी करके हमें बताता है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने क्या किया? जॉन डाल्टन ने स्टडी की, काफ़ी स्टडी की, और उसके बाद एटम्स की अवधारणा जॉन डाल्टन ने सबसे पहले इन्होंने एक अपने पॉस्टुलेट्स के माध्यम से एटम्स के बारे में बताया। ठीक है, तो इनके पॉस्टुलेट्स हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। ओके, पहला पॉस्टुलेट, पहला पॉइंट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि मैटर इज मेड ऑफ या मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ small particles, ठीक है, which are known as एटम्स। जितने मैटर होते हैं वो सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें एटम्स कहा जाता है। एंड एटम्स cannot be further subdivided। एटम्स को और हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में ये जो उनकी अवधारणा थी, जो पहला पॉस्टुलेट था, वही गलत साबित हो गया, क्योंकि एटम्स को भी हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पर फिलहाल के लिए, उस समय के लिए, उन्होंने एटम के बारे में जो ये चीज़ बताई थी ये बहुत काम की साबित हुई। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज, ठीक है, विच आर नोन एज एटम्स, एंड एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम्स को हम लोग और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, इसको और डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉस्टुलेट क्या था? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। आइडेंटिकल इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, नेचर आइडेंटिकल किस चीज़ में? मास में, साइज में, इन सब चीज़ों में आइडेंटिकल होते थे। मतलब एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सबकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, बाद में जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो ये पॉइंट उनका गलत साबित हो गया। एक ही एलिमेंट के हमें कई सारे एटम्स ऐसे मिलने लगे जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी? डिफरेंट थी। ठीक है, अब जैसे कार्बन के ही, ठीक है, आइसोटोप्स के एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का ही यहाँ पर कहना देते हैं, कार्बन का ही एक एग्जांपल है कार्बन 12 और कार्बन 14। अब ये दो कार्बन के एटम का मास अलग अलग है कि नहीं है? हैं सब कार्बन के ही एटम, दोनों एलिमेंट कार्बन के ही एटम, सॉरी, दोनों एटम कार्बन एलिमेंट के ही एटम है, पर इनका मास पूरी तरह से अलग है। यानी कि एक एलिमेंट के दो एटम हो सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये किस केस में होता है? आइसोटोप्स के केस में होता है। तो दूसरा पॉइंट भी कहीं ना कहीं उनका बाद में अधूरा साबित हो गया। तीसरा पॉस्टुलेट देखते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, और वो क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ different element differ in properties, differ in properties। कौन सी प्रॉपर्टीज? लाइक मास एंड साइज, जो मैंने बताया था ना, मास एंड साइज। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, सोचने वाली बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स अलग अलग तो होंगे ही, सेकंड वाले पॉइंट का ठीक उल्टा है, ठीक अपोजिट है। बट जब यार डिस्कवरी हुई हमारे आइसोबार्स की, आइसोबार्स का मतलब क्या होता है? आइसोबार्स का मतलब होता है ऐसे दो एलिमेंट
जिनके एटॉमिक मास सेम हो। ठीक, हम लोग एग्जांपल लेते हैं आर्गन और कैल्शियम का। आइसोबार की डिस्कवरी, आर्गन का भी मास 40, कैल्शियम का भी मास 40, ठीक है 40 MU, और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 MU। दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है पर इनका एटॉमिक मास सेम है कि नहीं, प्रॉपर्टी सेम हुए कि नहीं, मतलब तीसरा पॉइंट भी कहीं ना कहीं इनका गलत साबित बाद में हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट भी बाद में कहीं ना कहीं गलत साबित इनका हुआ। फिर इनका फोर्थ पॉइंट देखा जाए, फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक, एटम्स, और इस पॉइंट पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, cannot be created, comma, destroyed or transformed into atoms of other elements। और बाद में ये पॉइंट भी सीधी सी बात है, जैसे सारे पॉइंट्स इनके गलत साबित होते आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी गलत साबित हुआ। कब? जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई तब। रेडियो एक्टिविटी में क्या था, आपका यूरेनियम जो था, यूरेनियम हमारा कन्वर्ट हो जाता था बेरियम और क्रिप्टन में, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट हो जाता था आपका यूरेनियम। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो पॉसिबल था ही, ठीक है, यूरेनियम 92 होता है, बेरियम आपका 56 और ये आपका 36, ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है बेरियम और क्रिप्टन में यूरेनियम। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बाद उनका ये पॉइंट गलत साबित हो गया। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। आज हम जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जितने भी एलिमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ट्रांस यूरेनिक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब आपके लैब में ही बनाए गए एलिमेंट हैं, मतलब मैन मेड एलिमेंट हैं, नेचुरली अगर वो एलिमेंट्स नहीं हैं। यानी कि अब आप एटम्स को जनरेट भी या एटम्स को लैब में बना भी सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, E=mc² वाला फॉर्मूला आपने सुना होगा एनर्जी का, आइंस्टीन का, एटम बम में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में। हम एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने रेडियो एक्टिविटी में देख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है। तो ये वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं उनका गलत साबित हो गया। ठीक, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different elements combine with each other in a simple numerical ratio। ये एक बाद में इसी को मॉडिफाई करके एक लॉ दे दिया गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different element combines in simple numerical ratio। सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपल न्यूमेरिकल का रेशियो का मतलब होता है 1:2, ठीक है, 1:2, 2:3, ठीक, 4:5, इस तरह के रेशियो। कभी भी एलिमेंट हमारे इस तरह से नहीं कंबाइन करेंगे 1.5:2.6, इस तरह से कोई भी एलिमेंट हमारे कंबाइन नहीं करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। और यही बाद में आगे चल करके हमारा कौन सा लॉ बन गया, एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बन गया। ठीक, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बन करके हमारे सामने ये लॉ आया। तो ये तो था हमारा डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स। अब इनकी कमियां भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन साथ में एक अलग टॉपिक के लेकर के चलते हैं, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, साथ आप लिखते जरूर चलिएगा, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ DAT, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या इसके लिमिटेशंस थे। पहले लिमिटेशन,
ठीक है, सबसे पहले जो है लिमिटेशंस, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट आइसोटोप्स। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में बता पाने में ये क्या रहा, पूरी तरह से असफल रहा था हमारा, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक, इट डज नॉट एक्सप्लेन थियरी ऑफ आइसोबार। ये आइसोबार की थियरी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, जो सारी चीजें मैंने बताई हैं उसी को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट मॉलिक्यूल। इसने एटम तो बता दिया, ठीक है, आइडिया अबाउट मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बताया इसने, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जो एटम एलिमेंट, हमारे एलिमेंट के एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक। और केमिकल या केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ये बता पाने में फेल रहा। इट फेल्स टू एक्सप्लेन cause of chemical combination। ये कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बता पाने में पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा, फेल रहा। तो ये तो थे हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में कुछ बातें, ठीक है, ये आपका डाल्टन्स एटॉमिक थियरी हो गया। और यहाँ पर आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थे। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक। इसके बाद हम लोग को देखना क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये भी हमारा पूरा का पूरा क्या है, थियोरेटिकल टॉपिक है। इसमें 3 हमारे लॉ, मैंने पहले बताया था कि 3 लॉ आपके पूरी तरह से थियोरेटिकल हैं, बट लास्ट के 2 लॉ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस टॉपिक में सबसे फर्स्ट लॉ, ठीक है, सबसे फर्स्ट लॉ जो सिर्फ और सिर्फ हम लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 11 जैसे स्टैंडर्ड क्लास में आ करके अगर आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप उम्मीद करो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो ये फिर गड़बड़ होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर भी बिना लिखे मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें डिस्कशन कर लेता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक। जैसे आपको ये घर में आपके फ़ैन मान लीजिए अगर चलाना है, ठीक है, अगर आपको आपके घर में फ़ैन ही चलाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उठोगे, ठीक है, उठ करके स्विच ऑन करोगे। जब आप उठ करके स्विच ऑन कर रहे हो तब आप अपने शरीर की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, देन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप फ़ैन ऑन कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी मैग्नेटिक एनर्जी में, फैन में जा करके, और वो मैग्नेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। मतलब एनर्जी का ये खेल, ये चक्कर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, ठीक। अब आपका जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
इस पर 2-4 लाइन लिख लेते हैं हम लोग साथ ही साथ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें दो तरह से आप लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला क्या कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैटर को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो भैया मास किसका होता है, मास आपका मैटर का ही होता है। तो मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन हम लोग जिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्या होगा, वो आपका जो लॉ होगा, इन ऑल केमिकल रिएक्शन total mass of the reactant is always equal to the total mass of product. In any chemical changes, in any chemical reaction, total mass, ठीक है, total mass always conserved. total mass क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका A प्लस B, ये आपका दे रहे हैं C प्लस D, तो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B रिएक्शन के बाद क्या होगा, इक्वल होगा मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D के। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको लिख कह सकते हैं कि in all chemical reaction, in all chemical reaction, total mass of a system, total mass हम लोग कहते हैं total mass, यानी कि अगर हम A प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों के मास को ऐड कर देंगे तो वो आपका रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता है। बाद में कुछ रिएक्शन हमें ऐसे देखने को मिले जिनमें थोड़ा सा मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि जो टोटल मास है, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, ये हमारा कंजर्व रहता है, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन के दौरान इक्वल रहते हैं। टोटल मास of the system remain constant। और एक जो मैंने बताया था कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और ये हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी के अंदर भी पढ़ा था और कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले टॉपिक में हम लोग इसको जरूर देखेंगे, ठीक। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और अगर कुछ अनरिएक्टेड सब्सटेंस भी अगर रह गया है तो वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में ही हम लोग ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, ओके। अब इसके बाद हम लोग को लॉ देखना है, कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जहां से कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन दोनों चीज़ कह सकते हैं। इस लॉ के हिसाब से होता क्या है कि पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड है आपका H2O, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम आगे बाय मास बे लिख देते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास बे से कहा जाता है। जैसे H2O है, H2O में हाइड्रोजन के मास की बात करें तो इसका मास कितना आया आपका, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2:2। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16, एटॉमिक मास 16। आप अगर इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते हो 1:8, दैट मीन्स इन H2O the ratio of hydrogen and oxygen will be always be 1:8। ये जो रेशियो है 1:8 का, ये हमेशा क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका H2O कहाँ का है,
ठीक। H2O कहाँ का है, मतलब ये आपके बारिश का पानी है, ये आपके नदी का पानी है, ये आपके नल का पानी है, ठीक है, ये नालियों में बहता पानी है। कोई भी पानी अगर वाटर मॉलिक्यूल है, किसी भी वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो मास का 1:8 आएगा। ठीक उसी तरह जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले मैं एग्जांपल इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। और हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन अभी डेफिनेशन लिख देंगे, जो आप लोग को एग्जाम में अगर स्टेटमेंट पूछ देता है तो स्टेटमेंट लिखना है, वो अभी मैं लिख देता हूँ। लेकिन फिलहाल आपको क्या लिखना है, क्या देखना है, कंपाउंड, ठीक है। जैसे CO2 है, इसमें कार्बन आपका क्या हो गया 12, एटॉमिक मास 12:2। ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है, हो गया आपका 32, 3:8। आप इसको अगर सॉल्व करोगे 3:8, ठीक है, 3:8 आ गया आपका रेशियो। यानी कि इन कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी 3:8, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स जहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से मिल रहा है, प्लांट्स के रेस्पिरेशन सिस्टम से मिल रहा है, हमारे ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेशन से मिल रहा है, हमारे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कागज़ को जलाने के बाद मिलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 3:8 होगा, ठीक। स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, कि कंपाउंड या एलिमेंट्स always combine in fixed proportion by mass to form fixed proportion by mass to form compounds, and this ratio दिस प्रपोर्शन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस प्रपोर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और source from which compound is obtained। ये हो गया आपका स्टेटमेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास टू फॉर्म अ कंपाउंड। हमेशा एलिमेंट जो भी हमारे होंगे, अब अगर हम मास इसका रेशियो चेंज करते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि एक ऑक्सीजन आपका ले लिया जाए और एक्स्ट्रा, तब ये क्या बन जाता है, H2O2 बन जाता है। एक ऑक्सीजन आप एक्स्ट्रा ले लेते हो तो ये कंपाउंड आपका बन जाता है H2O2 विच इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या, एक ब्लीचिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप इसी क्लास में पढ़ोगे, इसी क्लास मतलब क्लास 11th में पढ़ोगे। कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। मतलब एलिमेंट हमेशा फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन करते हैं, और फिक्स प्रपोर्शन के साथ साथ दे ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो। ये सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बन 1.5 ऑक्सीजन 3.2, इस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन कभी नहीं करते हैं। एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो। अबे यार, डेढ़ कार्बन के आइटम का क्या मतलब है, ठीक है, 3.25 ऑक्सीजन के आइटम होने का क्या मतलब है। मतलब साफ है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जब भी एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो आपका फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन करेंगे, और वो जो फिक्स प्रपोर्शन है वो क्या होगा, हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो ही होगा। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिससे रिलेटेड एक आध ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन,
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, नाम से क्या लग रहा है, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, कई सारे। मल्टीपल का मतलब होता है कई सारे। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब ही होता है कि बहुत सारे, ठीक है। तो इस बहुत सारे या इस मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब है मान लीजिए कि दो एलिमेंट है, ठीक है। दो एलिमेंट मिल करके अगर एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें, कार्बन और ऑक्सीजन है आपके, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन है, ये क्या क्या बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो भी हो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अभी हमने देखा ना ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अप्लाई कर सकते हैं हम। H और O की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाते हैं, H2O2 बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सल्फर और ऑक्सीजन की। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के क्या क्या बना लेते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेते हैं। फिर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लॉ हमारा क्या है, अभी हम देख लेते हैं। हम बात करते हैं अपना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। अच्छा, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं, N2O, ठीक है। ये आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, N2O2, ठीक। ये आपका हो गया जिसको हम लोग NO भी कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर आता है आपका N2O3, डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फिर आता है आपका N2O4, जिसको हम लोग सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करके NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और लास्ट आपका आता है N2O5। मतलब यार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 5 तरह के कंपाउंड्स बना ले रहे हैं, ठीक। इस पर भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई हो सकता है और होगा भी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होता है जो जिनमें क्या होता है कि दो एलिमेंट मिल करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। अब ये रेशियो है क्या, इस रेशियो को समझते हैं। इस रेशियो का मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट हमारे, ध्यान से सुन लो बेटा, कि इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और दो या दो से अधिक टाइप के कंपाउंड बनाते हैं और एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स कर दिया जाए या एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही वेरी करेगा। यहाँ पर फ्रैक्शन या डेसिमल के लिए कोई जगह नहीं है। दैट मीन्स नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मास हम यहाँ पर फिक्स करते हैं 28। भाई नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन 28, इसमें क्या है 28, एक का हमने फिक्स कर दिया 28 एंड लास्ट वन इज 28। बट ऑक्सीजन क्या है 16, नेक्स्ट 32, 48, 64 एंड 80। और अगर इसको हम लोग सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं 1 2 3 4 5, आपका ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। मतलब अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट सॉरी, अगर फर्स्ट एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं तो जो हमारा दूसरा एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में ही वेरी करेगा। यही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लिख देता हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये है कि अगर दो एलिमेंट हमारे कंबाइन होकर के दो से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बनाते हैं और एक का मास फिक्स कर दिया जाएगा, तो जो दूसरा कंपाउंड है हमारा, दूसरा एलिमेंट है हमारा, वो दूसरा एलिमेंट सिंपल होल नंबर रेशियो में वेरी करता है। सिंपल होल नंबर रेशियो में वेरी करने का मतलब क्या है, हमें N2O 1.5 देखने को कहीं नहीं मिलेगा, N2O 1.6 देखने को कहीं नहीं मिलेगा। अगर N2O है तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड N2O3 ही होगा डेफिनेटली। फिर से सुन लो यार, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और आपका जो कंपाउंड है वो N2O है फर्स्ट कंपाउंड, देन सेकंड कंपाउंड विल ऑलवेज बी N2O3, ठीक। N2O 1.6 नहीं होगा अगर हम पहले के मास को फिक्स कर दें तो, ठीक। इतना क्लियर हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट लिख दिया जाता है कि इफ टू एलिमेंट if two elements combine to form
to for more than one compound, more than one compound, then the different masses of one element, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of the other element, ठीक है, इस केस में क्या है, नाइट्रोजन है, अदर एलिमेंट bear a simple whole number ratio. बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ये आपका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का। इसके बाद एक और लॉ है, वो है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, जो आपका सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो आपका सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और वो हम कब बताएंगे, वो अगर आपको जानना है तो लास्ट में जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व करे जाएंगे, जो आप लोग क्वेश्चन ईयर का सेशन होगा, ठीक है, उस सेशन में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, कई सारे आपके साइड बुक्स में दिया हो सकता है, पर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और हम लोग एनसीईआरटी का ही सिलेबस लेकर के चल रहे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तक उसमें दिया है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं दिया। फिर से एक बार देख लीजिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। HO देखिए, इसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स किया गया है, ऑक्सीजन 1:2, कार्बन का मास फिक्स किया गया है, ऑक्सीजन 1:2, सल्फर का मास फिक्स किया गया है, ऑक्सीजन 2:3। सिंपल होल नंबर रेशियो में ही सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, एवोगैड्रो लॉ। अब ये एवोगैड्रो लॉ क्या है, ये एवोगैड्रो लॉ भी बहुत आसान है, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इसको आपके साथ साथ लिखता चलता हूँ। If the physical condition physical conditions of two gases, if the physical condition of two gases are kept constant, ठीक, फिजिकल कंडीशंस का मतलब होता है टेम्परेचर, प्रेशर, बस फिजिकल कंडीशन यही होती हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, चिंता मत करिए। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ टू गैसेज आर केप्ट कांस्टेंट, देन बोथ गैसेज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए कि दो कंटेनर हैं आपके, ठीक, एक कंटेनर में है गैस A और दूसरे कंटेनर में है गैस B, ठीक। इफ द टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B, इफ द टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B, प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B, ठीक। प्रेशर ऑफ A यानी कि गैस A का प्रेशर और गैस B, ये दो डिफरेंट गैसेज हैं, प्रेशर इक्वल है, एंड वॉल्यूम ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी। अगर वॉल्यूम ऑफ ए भी आपका वॉल्यूम ऑफ बी के इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बी। मतलब गैस ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस बी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होंगे, कब, जब टेम्परेचर दोनों का सेम हो, प्रेशर दोनों का सेम हो और वॉल्यूम भी दोनों का सेम हो, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी,
pressure of A is equal to pressure of B and volume of A is always equal, is also equal to volume of B, then the number of molecules in gas A is equal to number of molecules in gas B. ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये है आपका एवोगैड्रो लॉ. ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लॉ है गे-लुसैक्स लॉ, जिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट और लास्ट लॉ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ. गे-लुसैक्स लॉ क्या है? ठीक है, ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कह सकते हैं. ये लॉ ऑफ एक तरह से कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम हो जाता है. ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहा जाता है गे-लुसैक्स लॉ को. जिस तरह से हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास क्या था? दो एलिमेंट्स थे, कंबाइन करते थे फिक्स प्रपोर्शन में. ऐसे ही इसमें क्या होता है कि दो गैसेज होती हैं, रिएक्ट करती हैं फिक्स रेशियो में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. ठीक, गैसेज रिएक्ट, पहले इसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. गैसेज रिएक्ट with each other in a simple ratio of their volume. ठीक है, गैस हमेशा रिएक्ट करते हैं सिंपल रेशियो में, उनके वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में. ठीक है, हमेशा किसके सिंपल रेशियो में? उनके वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में हमेशा कंबाइन करती हैं. एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो in gaseous state, the volume of the product also bear a simple whole number ratio. It will always be, it will also be in simple whole number ratio. The volume of the product excuse me. The volume of the product also bear a simple whole number ratio. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है या गे-लुसैक्स लॉ है, इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में, ये दोनों कंबाइन करते हैं हमारा और बनाते हैं क्या? H2O, वाटर वेपर बनाते हैं. हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस हो गया हमारा ये रिएक्शन. इसका कहने का मतलब है कि जो रेशियो निकल कर के आ रहा है 2, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 2:1:2. यानी कि अगर हम लोग 2 लीटर हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ध्यान से सुनना, 2 लीटर, 2 वॉल्यूम आपका कई बुक्स में लिखा हो सकता है, उस वॉल्यूम का मतलब लीटर या ml आप कुछ भी ले सकते हो. 2 लीटर हाइड्रोजन गैस लेते हो, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस लेते हो, तो 2 लीटर आपका वाटर वेपर बनना है. ठीक है, आप इस चक्कर में मत रहना कि 2 लीटर हाइड्रोजन लिए, 1 लीटर ऑक्सीजन लिए तो 3 लीटर वाटर वेपर बन जाएगा. इस चक्कर में आपको नहीं रहना है. ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट नाम के एक सब्सटेंस लिमिटिंग रिएजेंट नाम के एक वर्ड को भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, कैसे? अब ये रेशियो इसका फिक्स है, ये रेशियो 2:1:2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिक्स है. अब सपोज कर लो आप, अगर मैं आपको 3 वॉल्यूम आपको हाइड्रोजन दे दूँ, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन दे दूँ और 6 वॉल्यूम ऑक्सीजन दे दूँ, तो वाटर वेपर कितना बनेगा? तो इसमें कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. हम इसका जो रेशियो है इससे कंपेयर करते हैं. 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए 2 लीटर हाइड्रोजन चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है.
6 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए 12 लीटर आपको चाहिए होगा हाइड्रोजन की नहीं, बट यहाँ पर तो 12 लीटर है नहीं, यहाँ पर 3 लीटर है, यानी कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है। इसको कह देंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है उसको हमेशा क्या कहा जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, और वो हमेशा डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा अब बताइए 2 के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए, 1। 3 के साथ रिएक्ट करने के लिए इसका हाफ कर दोगे कितना हो जाएगा, 1.5 चाहिए, ठीक है। और बचेगा कितना आपका, बचेगा 4.5, और ये 4.5 क्या होगा, पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा, पूरी तरह से बेकार हो जाएगा आपका। और बेकार कहने का मतलब है कि ये अनरिएक्टेड होगा, रिएक्ट नहीं करेगा। 4.5 लीटर, ठीक है। 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर रिएक्ट करेगा और बनाएगा कितना, 3 लीटर आपका वाटर, ठीक, 3 लीटर वाटर। अब रेशियो देखिए 2:1, अब इससे आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 2:1:2 रेशियो, ये फिक्स है आएगा। अब सपोज कर लेते हैं कुछ और, अब ये हम ले लेते हैं 20, ठीक, और ये ले लेते हैं 5। 20 लीटर आपका ले लिया हमने हाइड्रोजन और 5 लीटर ले लिया ऑक्सीजन। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, इसको बार बार देखोगे, बार बार समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। 20 लीटर आप ले लो हाइड्रोजन और 5 लीटर ले लो ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि कितना वाटर वेपर बनेगा। गेलुसेक लॉ से रेशियो क्या है, 2:1:2, ये फिक्स है। 20 लीटर के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए, 10 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इस बार क्या है, कम है, यानी कि इस बार ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। यही क्या करता है, प्रोडक्ट हमारा डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब एक बात बताओ, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 5 के साथ कितना चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है, 10 चाहिए, और बचेगा कितना, बचेगा 10। वो 10 क्या होगा, बचा हुआ वो आपका वेस्ट होगा, वो आपका अनरिएक्टेड होगा। तो 5, 10 और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 10 लीटर वाटर बन जाएगा। तो यही है आपका गेलुसेक लॉ, और इससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसमें रेशियो हमको ध्यान में रखना है और लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लेना है। जैसे हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता चलता है, जैसे हमको रेशियो पता चलता है, तुरंत हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है।